जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है, तो आज के क्लास का मेन मोटो ये रहेगा, तो कल टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के बारे में सबसे पहले सारे टेस्ट को रिवीजन। तो आप लोगों को याद होगा कि क्लास 1 और क्लास 2 में मैंने आपको बताया था कि बिजी सॉफ्टवेयर के 3 एडिशन टोटल होते हैं। एक उसका बेसिक एडिशन है, एक स्टैंडर्ड एडिशन है और तीसरा इंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, और ये सारी चीज मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले से बताया था। अभी मैं एक एक बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूँ। यह जो कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ शुभम मधेसिया का चेक कर रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन हो तो अपना क्वेश्चन जरूर देखें। तो बिजी सॉफ्टवेयर के कितने एडिशन होते हैं? टोटल एडिशन हो गए 3। कौन कौन से? बेसिक एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन और इंटरप्राइजेज एडिशन। बेसिक एडिशन का इस्तेमाल किसी छोटे प्रोडक्ट और स्मॉल बिजनेस में किया जाता है। स्टैंडर्ड एडिशन मध्यम वर्गीय के लिए होता है, सिटी मॉल हो गया, शोरूम हो गया, इस फर्म में सब चीजों के लिए होता है। और इंटरप्राइज एडिशन जो है वह मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर एक से अधिक अकाउंटेंट काम कर रहे हो और वहां जूनियर और सीनियर लेवल को बनाकर काम करना हो। ठीक है, तो 3 एडिशन आपके मार्केट में उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी ये पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर का वर्जन कौन सा है, कितने वर्जन है, तो वर्जन मैं आपको बता दूं, जीएसटी के से बिजी के 2 वर्जन है। एक बिजी का 17 वर्जन और दूसरा बिजी का 18 वर्जन। करंट में 18 वर्जन सबसे अपडेटेड वर्जन है। हम लोग जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो 17 पर कर रहे हैं, क्योंकि 17 एक बेसिक वर्जन है और समझना थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैंने पहले बिजी का 17 वर्जन सेलेक्ट किया है। जब 17 पे ट्रेनिंग अच्छे से हो जाएगी तो बिजी का 18 वर्जन भी सेलेक्ट किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब ये है कि बिजी सॉफ्टवेयर के टोटल 3 एडिशन है, बेसिक एडिशन, स्टैंडर्ड एडिशन और इंटरप्राइज एडिशन। वर्जन अगर पूछा जाए तो बिजी सॉफ्टवेयर में 2 वर्जन है, बिजी 17 और बिजी 18। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो मैं आपको बता दूं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वह क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैकअप लेने के स्टेप्स लिखिए। यानी बैकअप लेने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, तो ध्यान से सुनिए। बिजी सॉफ्टवेयर में बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हम बैकअप ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद हम कंपनी को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद पासवर्ड लगाएंगे, फिर उसका पाथ हमको सेलेक्ट करना रहेगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लिया जाए, जिससे आपका प्रैक्टिकल का पोर्शन मजबूत हो जाए। बिजी सॉफ्टवेयर में बैकअप कैसे लेना है इस चीज को एक बार दोबारा देख लें। काफी लोगों ने इसका जवाब सही दिया था, कुछ लोगों ने गलत भी दिया था। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले बैकअप लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंप्यूटर पे जाना है और बिजी को ओपन डबल क्लिक करके पहले बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। जब बिजी पर डबल क्लिक करेंगे इस तरह सॉफ्टवेयर लोड होगा। आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी निर्भर करती है इस बात पे निर्भर करता है आपका। उसके बाद ये डेमो कॉपी का मैसेज आएगा, तो जिन्होंने लाइसेंस नहीं परचेज किया है उनके लिए डेमो कॉपी का है। आप लोग ट्रेनिंग के स्टूडेंट, इसलिए आपको अभी लाइसेंस परचेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डेमो वर्जन इस्तेमाल करें। फिर ओके के बटन पर क्लिक करना होता है। ओपन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कंपनी को ओपन करने से पहले ही यहाँ बैकअप डाटा का ऑप्शन आ रहा है। आप बैकअप डाटा पर जाएं और बैकअप डाटा पर जाने के बाद आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करें। फिर अपनी कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद इस कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड लगाएं। यूजर नेम कंपनी हमने लगा दिया और पासवर्ड लगा दिया, फिर ओके कर दिया। अब ये हमसे पूछेगा बैकअप का लोकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस चीज भी आप देख लीजिए। ये बैकअप हमारा 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो हो गया हमारा नॉर्मल बैकअप जो अपने कंप्यूटर में लेते हैं, और दूसरा बैकअप हो गया एफटीपी बैकअप। एफटीपी बैकअप हमारा कभी भी, एफटीपी का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी समझ लें कि जब किसी बड़ी कंपनी में ढेर सारे कंप्यूटर पैरेलल लगे हैं,
मान लीजिए कंपनी का एक कंप्यूटर यहाँ पर लगा दिया गया, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पर लगा दिया गया और तीसरा कंप्यूटर यहाँ पर लगा दिया। 3 कंप्यूटर के एग्जांपल से मैं चीजों को समझा रहा हूँ। यह कंपनी का हो गया सर्वर, इसको हमने नाम दे दिया कि यह कंपनी का मेन कंप्यूटर है, जो पावरफुल कंप्यूटर है उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। ये 2 छोटे छोटे कंप्यूटर हैं, मान लीजिए कंप्यूटर नंबर 1 है और ये कंप्यूटर नंबर 2 है। ठीक है, ये दोनों अकाउंटेंट हैं, एक हमारा सीनियर अकाउंटेंट है, एक हमारा जूनियर अकाउंटेंट है। तो इन दोनों को अपना डाटा जो स्टोर करना होता है, डाटा को शेयर करना होता है, इनके बीच में एक ऐसा लाइन की सेटिंग बनाते हैं जिसको आप लोग पढ़े होंगे नेटवर्किंग में, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग करके ये करता क्या है कि जो भी पर्सन है 1, वो अपना डाटा सर्वर पर डायरेक्टली अपलोड करता है और दूसरा जो है उसको वहां से डाउनलोड कर सकता है। तो सर्वर पर अपलोड करने के लिए सर्वर के किसी पर्टिकुलर लोकेशन को शेयर कर दिया जाता है और उस लोकेशन का नाम दे दिया जाता है FTP। तो FTP एक फोल्डर भी हो सकता है, एक ड्राइव भी हो सकती है, और जहां पर जिसका इस्तेमाल डाटा शेयरिंग के लिए किया जाता है। अब इस कंप्यूटर से एक दो नहीं, जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे वो सारे लोग उसका एक्सेस करेंगे। तो जब ये इसका कनेक्शन बनाया जाता है, उसका पोर्ट नंबर होता है, यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, अभी उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कराया जा सकता, इसलिए मैंने इसको कॉन्सेप्ट के रूप में आपको समझा दिया कि इसको FTP का मतलब क्या है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब एक जगह से डाटा हमारा रोटेट होकर दूसरी जगह पर जा रहा है तो वहां पर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल टेक्निक काम में आती है। ठीक है, तो किसी एक यूजर ने जो भी डाटा अपडेट किया वो डाटा हमारा सर्वर पे आ गया, सर्वर पे कहां पर आ गया, FTP पर आ गया फाइल। ठीक है, फिर FTP से उसको डाउनलोड कर लिया गया। तो ये FTP है। तभी FTP को हमको ज्यादा विशेष नहीं समझना, इसको प्रैक्टिकल आगे कराया जाएगा। यहाँ पर आपको देना है स्पेसिफाई पाथ फॉर बैकअप। बैकअप के लिए अपना लोकेशन बताइए कि आप बैकअप को रखना कहाँ चाहते हैं। तो हमने बोला ई ड्राइव के भीतर बैकअप नाम का फोल्डर है, उस फोल्डर में हमारा डाटा आकर स्टोर रहे। ई ड्राइव में बैकअप नाम का फोल्डर, वो फोल्डर में हमारा आकर स्टोर रहे। अब नेक्स्ट पूछेगा ये सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर, क्या सारे फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेना चाहते हैं। अगर आप सारे फाइनेंशियल ईयर का बैकअप लेंगे तो आपको सारे फाइनेंशियल ईयर का डाटा आ जाएगा, उस कंपनी में जितने फाइनेंशियल ईयर हैं सबका डाटा आ जाएगा। अदरवाइज आप जो अपने फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करके बैकअप ले सकते हैं। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2021-22 है, तो मैंने 21-22 ले लिया और ओके के बटन पर क्लिक कर दिया। अब आपको बताएगा कि पहले से बैकअप मजबूत है, सॉरी पहले से बैकअप वहां पर उपलब्ध है, क्या आप उस बैकअप को ओवरराइट करना चाहते हैं। हम बोलेंगे हमें उसको ओवरराइट करना है, यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे और ओके के बटन पर क्लिक करने के बाद फिर हम बैकअप को ओके करके स्टोर कर देंगे। इस तरह से हमारा बैकअप ई ड्राइव के बैकअप फोल्डर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है क्या उसका आप कहीं उसकी कोई और कॉपी बनाना चाहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए सपोज करिए इसका बैकअप अपने पेन ड्राइव में भी रखना चाहते हैं तो आपको एक और कॉपी बनाने की उसकी जरूरत है। तो पहला बैकअप मेरा कहां पर जाकर स्टोर होगा, ई ड्राइव के बैकअप के फोल्डर में। मैं उसकी एक और कॉपी बनाना चाहता हूं और उसको मैं स्टोर करना चाहता हूं कहां पर, अपने पेन ड्राइव में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो हमारी पेन ड्राइव होती है वह कनेक्ट होने के बाद जिस पीसी के भीतर जहां पर कंप्यूटर की सारी ड्राइव होती है वो सारी ड्राइव के भीतर दिखाई देती है। अब यहाँ पर आप यस करेंगे और यस करने के बाद अगर आपको यह बैकअप पेन ड्राइव में भी लेकर जाना है तो आप जिस पीसी पर जाएंगे और जिस पीसी पर जाने के बाद सबसे पहले तो आप इस पेन ड्राइव को ओपन करेंगे। पेन ड्राइव को ओपन करने के बाद आपको जो भी बिजी बैकअप का आपने फोल्डर बना रखा है उस बिजी बैकअप के फोल्डर के भीतर आप उसको टेस्ट करें। ठीक है, तो वो आपका डाटा वहां पर भी चला जाएगा। वैसे नॉर्मल आपको बैकअप कहाँ गया है, ई ड्राइव के बैकअप फोल्डर के भीतर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ई ड्राइव का बैकअप फोल्डर ओपन करते हैं।
ई ड्राइव हो गया और ये बैकअप का फोल्डर हो गया। आप देखेंगे तो यहाँ आज 22 तारीख हो गई, ये 22 तारीख की दोनों फाइलें बन चुकी हैं, यानी ये 22 तारीख का बैकअप जो है आज का बैकअप है। बैकअप में हमेशा आप देखेंगे तो दो फाइल बनती है, एक तो एक्चुअल डाटा का बैकअप होता है और दूसरा आपके सिस्टम का एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बैकअप आपको यहाँ पर दिखाई देगा और ये दोनों बैकअप से आप फिर दोबारा इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये रहा मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब कि कंप्यूटर में बैकअप लेने के स्टेप्स। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर स्वयं ने क्या जवाब दिया है, सबसे पहले बिजी को ओपन करेंगे, फिर बैकअप के ऑप्शन पर जाएंगे, उसमें कंपनी को ओपन करके पासवर्ड और आईडी डालेंगे, फिर पाथ ऑफ बैकअप में बैकअप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ड्राइवर सिलेक्शन करेंगे, फिर फाइनेंशियल ईयर सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आप ओके कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया कि ड्राइवर सिलेक्शन के बजाय आप ड्राइव सिलेक्शन बोलेंगे उसको। ड्राइवर एक अलग चीज हो गई, ड्राइव एक अलग चीज हो गई। ठीक है, तो यानी कंपनी ओपन करना है, पाथ ऑफ बैकअप सिलेक्ट करना है और फिर ड्राइव को सिलेक्ट करना है, फोल्डर को सिलेक्ट करना और वहां बैकअप को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तीसरा है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैकअप को रिस्टोर करने के स्टेप्स। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैकअप को रिस्टोर करने के स्टेप्स। तो बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है उसके लिए देखिए, आपने जब बैकअप लिया तो ई ड्राइव में बैकअप के फोल्डर में चला गया। अब रीस्टोर करना है तो आप स्टेप से वापस आए, यहां से वापस आए और सेव बैकअप डाटा के नीचे आप देखेंगे तो रीस्टोर डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये पूछेगा बैकअप आपका किस जगह पर है, फिर यहाँ पे आप क्लिक करके अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करें जहां पर आपने बैकअप रखा है। तो मैंने जो बैकअप अभी रखा है वह ई ड्राइव के बैकअप फोल्डर के भीतर रखा है। ई ड्राइव के बैकअप फोल्डर के भीतर रखा है। तो मैंने यहाँ पे ई सिलेक्ट कर लिया, ई सिलेक्ट करने के बाद बैकअप सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब यहाँ पर जैसे हम ओके बटन करेंगे पूछेगा क्या आप इस बैकअप को रिस्टोर करना चाहते हैं, हमने बोला इस तरह से एक मैसेज आएगा डाटा रिस्टोर सक्सेसफुली और हमारा बैकअप यहाँ पर रिस्टोर हो जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 3 का जवाब, बैकअप को रिस्टोर कैसे करेंगे। बैकअप को रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले आप बीजी को ओपन करेंगे, बीजी को ओपन करने के बाद आप कंपनी मेनू में देखेंगे तो आपको नीचे बैकअप डाटा का ऑप्शन आएगा, रिस्टोर डाटा का ऑप्शन आएगा। रिस्टोर डाटा को क्लिक करने के बाद बैकअप का लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे तो उस डेट का जो भी बैकअप होगा वो लाकर रिस्टोर हो जाएगा। तीसरी चीज, सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट में क्या अंतर है। यह चीज बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका कोई प्रैक्टिकल से मतलब नहीं है। आप समझें कि सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट क्या है। मैंने विस्तार से इसको आपको समझाया था, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए एक आपको नोट्स दिखा रहा हूं। यहां से क्लियर हो जाएगा कि बैकअप और रीस्टोर डाटा में अंतर क्या है। हमें आपको बताना है सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट में अंतर क्या है। तो आइए समझते हैं सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट के बारे में। सिंपल और कंपाउंड को समझाने के लिए एक नोट्स आप लोगों के लिए बनाया गया है। चलिए, यहाँ सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट के साथ कुछ चीजें मैं और भी आपको बता दे रहा हूँ। सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट के अलावा क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अभी आप लोग अपने माइक्रोफोन को बंद करके रखें, जब कुछ जरूरत होगी तो मैं आपसे बोलूंगा।
दूसरा आ गया। मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बता रहा था। डिस्काउंट बेसिकली अगर आप अकाउंटिंग में देखेंगे तो डिस्काउंट आपको कई प्रकार के दिखाई देंगे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट। सबके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तो आगे काम करने में दिक्कत होगी। सबसे पहले समझिए डिस्काउंट क्या है। किसी भी गुड्स की प्राइस में होने वाले डिडक्शन यानी कटौती को डिस्काउंट कहा जाता है। ठीक, डिस्काउंट में सबसे पहले समझिए ट्रेड डिस्काउंट क्या है। ट्रेड डिस्काउंट प्राय मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर को दिया जाता है। यानी अगर दोनों एक ही ट्रेड के बिजनेसमैन हैं, मान लीजिए कि मेरी कपड़े की दुकान है और मैं कपड़े का होलसेलर हूँ, कोई रिटेलर मेरे पास आता है तो उसको मैं जो डिस्काउंट दे रहा हूँ ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। दो एक समान व्यापारियों के मध्य में होने वाला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इसका उद्देश्य सेल्स को प्रमोट करना होता है, यानी सेल्स को बढ़ाना होता है। ये डिस्काउंट प्राय फिक्स परसेंटेज के रूप में हम लोग देते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ से इतना गुड्स खरीद रहे हैं, हम आपको इतने परसेंट की छूट देंगे। ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट है। बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस प्रकार का जो डिस्काउंट दिया जाता है वह डिस्काउंट हमारा कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो दो प्रकार के डिस्काउंट हो गए, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हो गया कैश डिस्काउंट। लेकिन अभी दो डिस्काउंट मुझे और जानना है, वो कौन सा डिस्काउंट है, सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट। आइए इसका कंटेंट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको मार्कर पेन से ही समझा दे रहा हूँ कि सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट क्या है। इसको समझाने के लिए मैंने नोटपैड का छोटा सा एप्लीकेशन ओपन किया है जिससे आपके सामने एक व्हाइट विंडो आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट क्या है। तो हमने बता दिया कि डिस्काउंट हमारे दो प्रकार के इधर और मैंने बता दिए। तो मैंने अब डिस्काउंट को चार प्रकार से क्लासिफाइड कर दिया। एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट। कंपाउंड डिस्काउंट माउस से लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। कुछ दिन में ग्राफिक्स टैबलेट मैंने ऑर्डर कर दिया, आ जाएगा तो और बेहतर क्लास हो जाएगी और समझाने में मजा आएगा। तो ये हो गया अपना सिंपल, सिंपल डिस्काउंट और ये हो गया कंपाउंड डिस्काउंट। ठीक है, ये कुछ भी नहीं। सिंपल डिस्काउंट क्या है समझिए। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में केवल एक ही डिस्काउंट है तो वह सिंपल डिस्काउंट कहलाता है। जैसे मैं 100 रुपए का सामान सेल कर रहा हूँ ना, मेरे कस्टमर ने बोला मुझे तुरंत पेमेंट हम करेंगे, मुझे कुछ छूट दीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है 10% की छूट हम दे रहे हैं। तो यह जो 10% की छूट दे रहे हैं सिंपल डिस्काउंट। इतना कहने के बाद भी कोई छात्र ऐसा है कि अपना माइक्रोफोन ऑन करके बैठा है, कृपया अपना माइक्रोफोन ऑन कर बंद कर दें ना, जिससे सबके लिए प्रॉब्लम आएगी।
देखें कौन माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को बंद करें सभी लोग। आंचल माइक्रोफोन बंद करो अपना, म्यूट करो। अभी आप लोग माइक्रोफोन बंद करके रखें, जब प्रश्न पूछना होगा तो मैं खुद इनेबल कर दूंगा, आप आराम से पूछिए। फिर इसीलिए तो ये नया सॉफ्टवेयर लाए हैं। अब तक गो टू वेबिनार पे आप लोग काम कर रहे थे तो वहां कुछ एक्सेस ही नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन और टेस्ट का भी बहुत अच्छा सिस्टम दे रखा है, एक्सेस करने का तरीका भी अच्छा दे रखा है। टेस्ट आप ऐसे देंगे जैसे लगेगा फेस टू फेस दे रहे हैं। तो दिन पर दिन में सिस्टम को अपग्रेड कर रहा हूँ, इससे आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सके। चलिए आते हैं अपने असली मुद्दे पर। तो सिंपल डिस्काउंट में सिर्फ एक ही डिस्काउंट होगा। यह डिस्काउंट परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है या अमाउंट के रूप में भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला आपको कि किसी भी सामान पर 10% की छूट दे रहे हैं तो एक ही है ना 10%, तो ये सिंपल डिस्काउंट हो गया। मैंने बोला 10 रुपए की छूट दे रहे हैं तो भी 10 हो गया कंपाउंड, तो सिंपल डिस्काउंट। कंपाउंड क्या है? एक ही ट्रांजेक्शन में एक से अधिक डिस्काउंट का होना। जैसे मैंने बोला कि 10% स्कीम डिस्काउंट है, प्लस अगर आप नगद पेमेंट तुरंत कर देंगे तो 5% में और छूट दे दूंगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 15%। तो ये दो चीजें हो गई यहाँ पर, एक 10 अलग है, 5 अलग है। तो दो चीजें जहां पर हो गई वो हो गया कंपाउंड। जहां पर एक चीज सिंपल थी, एक ही चीज थी, वो हो गई थी सिंपल। तो दो चीज समझ आ गई, सिंपल डिस्काउंट और कंपाउंड डिस्काउंट। क्लियर है सबको? ठीक है। डिस्काउंट को फिर समझिए। ट्रेड डिस्काउंट एक समान व्यापारियों के मध्य में होने वाली छूट है। कैश डिस्काउंट कैश को आसानी से कलेक्ट करने के लिए जो छूट दी जाए वो कंपाउंड वो कैश डिस्काउंट है। सिंपल डिस्काउंट में क्या होता है, कोई एक ही परसेंटेज या एक ही अमाउंट का छूट मिलता है, जबकि कंपाउंड डिस्काउंट में एक से अधिक परसेंटेज या एक से अधिक अमाउंट का छूट मिलता है। विस्तार से समझाने के लिए मैं आप लोगों को जो दिक्कत होगी वो बताइएगा। एक इसका ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किया जाएगा। दूसरी चीज, ऑनलाइन क्लास में भी इतना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, कारण है नेटवर्क का वेरिएशन। मैं अपने हम नेटवर्क मजबूत करते चले जा रहा हूं, लेकिन हो सकता है आपके गांव में नेटवर्क उतना अच्छा ना हो। उसके लिए रिकॉर्डिंग अभी भी आपके साथ शेयर की जाएगी, लेकिन वहां पे डाउनलोडिंग के ऑप्शन को डिसेबल कर दिया जाए। आप रिकॉर्डिंग को एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, 3 बार, 4 बार, अनलिमिटेड बार देखें, लेकिन उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। ठीक है? तो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगी, लेकिन सिर्फ व्यूज राइट्स होंगे, देख सकते हैं, डाउनलोडिंग का राइट्स नहीं देंगे, नहीं डीवीडी बना के भेज देंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया कि सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट में क्या अंतर है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में डीलर कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू, जीएसटी में डीलर सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक कंपोजिशन डीलर और दूसरा रेगुलर डीलर। शुभम ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया, लेकिन कुछ डीलर उसने अपने पास से बढ़ा दिए। रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर मैंने पढ़ाया था, उसके बाद उसने टैग डिटेक्टर अपने पास से दे दिया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया, और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन डीलर दे दिया, ई कॉमर्स डीलर दे दिया। इसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। जो टैक्स डिटेक्टर है, यह डिटेक्टर जुड़ा होता है इनकम टैक्स से, टीडीएस से, जिसको हम बोलते हैं आईटी। आईटी के ग्लोबल 2 फुल फॉर्म होते हैं। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी का मतलब इनकम टैक्स भी होता है। तो यहाँ पर टैक्स डिटेक्टर जो है वो इनकम टैक्स का है, जीएसटी का पार्ट नहीं है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वह आपका रेगुलर का पार्ट है। टेम्परेरी जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वह भी रेगुलर या कंपोजिशन के बीच में रखे जाते हैं, और ई कॉमर्स डीलर को भी रेगुलर के अंतर्गत रखा गया है। तो सही आंसर ये है कि जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के डीलर हैं, एक रेगुलर और दूसरा कंपोजिशन। एक रेगुलर और दूसरा कंपोजिशन डीलर। ठीक है? क्लियर है? चाय पी लीजिए। ठीक है? 2 ही डीलर हैं, रेगुलर और कंपोजिशन, बाकी भूल जाइए अभी। जीएसटी में कितने प्रकार की इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है? अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको दिया था कि जीएसटी में कितने प्रकार की इनवॉइस इशू करने का प्राविधान है।
तो जीएसटी में सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार की इनवाइस इशू होती है, एक टैक्स इनवाइस और दूसरा बिल ऑफ सप्लाई। तो हमने एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत दे दिया है। सिर्फ दो प्रकार की इनवाइस इशू करेंगे, टैक्स इनवाइस और दूसरा इशू करेंगे बिल ऑफ सप्लाई। बाकी किसी भी इनवाइस को इशू करने का प्राविधान जीएसटी के अंतर्गत नहीं। अगला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या अंतर है। टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई में, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं। टैक्स इनवाइस सभी प्रकार के टैक्सेबल सेल के लिए उपयुक्त होता है। टैक्स इनवाइस सभी प्रकार के टैक्सेबल सेल के लिए उपयुक्त होता है। इसका भी कुछ एक रीजन है, देखिए मैं बता रहा हूं। टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई के लिए अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस इशू करना होगा। अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होगा। क्लियर है। बिल ऑफ सप्लाई का इस्तेमाल 3 केसेस में किया जाता है। चलिए इसको मैं एक नोट्स के थ्रू अच्छे से समझा दे रहा हूं, तब आपको मजा आएगा समझने में। तो मुझे समझना है टैक्स इनवाइस एंड बिल ऑफ सप्लाई के बारे में। जय हिंद। टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई क्या है उस चीज को आप ध्यान से देखें। मैं स्क्रीन पर आप लोगों के सामने एक नोट्स ला रहा हूं, उस नोट से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि टैक्स इनवाइस क्या है और बिल ऑफ सप्लाई क्या है। मेन टॉपिक हम लोगों को समझना है कि टैक्स इनवाइस कब इशू करना है और बिल ऑफ सप्लाई। और मोस्टली इंटरव्यू में एक सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैक्स इनवाइस में कब इशू करना है और बिल ऑफ सप्लाई कब इशू करना है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जीएसटी के लेसन में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेसन में, और यहाँ पर हमको समझना है इनवाइसिंग रूल, और इसमें आपको टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई के बारे में ये टेबल है, और ये टेबल आपको यहाँ से देखकर आइडिया लग जाएगा कि कब कौन सा इनवाइस इशू करना है। देखिए जीएसटी में डीलर टोटल 2 प्रकार के हो गए, एक तो डीलर रेगुलर डीलर हो गया, दूसरा कंपोजिशन डीलर हो गया। कंपोजिशन को समाधान भी बोला जाता है। अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होगा। जीएसटी का नियम ये कहता है कि अगर कोई रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे अनिवार्य रूप से टैक्स इनवाइस इशू करना होगा। सेम ऐसे अगर रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई करता है तो उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। कोई कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करे या एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई करे, दोनों ही केस में उसे बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करना होगा। इस तरह ये 3 कंडीशन जो है ये बिल ऑफ सप्लाई के लिए है, और ऊपर की जो एक कंडीशन है वो टैक्स इनवाइस के लिए। क्लियर है। इस तरह से हमारे डीलर हो गए 2 और इनवाइस भी हो गया 2। इनवाइस कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया टैक्स इनवाइस और सेकंड हो गया बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवाइस कब इशू होगा, रेगुलर डीलर अगर टैक्सेबल गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो टैक्स इनवाइस इशू होगा। अगर रेगुलर डीलर एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई कर रहा है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल सप्लाई करे या एग्जेम्प्ट गुड्स को सप्लाई करे, दोनों ही केसेस में उसे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। एक जानकारी और हमारी तरफ से मुफ्त में ले लें, वो जानकारी क्या है, इनवाइस की कितनी कॉपी बनानी होती है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर आपसे कि हाउ मेनी कॉपी ऑफ इनवाइसेस शैल बी इशूड फॉर जीएसटी। इनकम टैक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जीएसटी को लेकर चल रहे हैं कि जीएसटी में कितनी कॉपी इशू करने का राइट्स है। तो वैसे अगर ओरिजिनल राइट्स को देखा जाए, पुराने प्रोविजंस को देखा जाए, तो उसमें 3 कॉपी आपको बनानी होती है। पहली कॉपी होती है आपकी ओरिजिनल कॉपी। अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हैं तो 3 कॉपी आपको इशू करनी है। फर्स्ट जो कॉपी है वो आपकी ओरिजिनल कॉपी होती है, यह बायर के लिए होती है, जो भी गुड्स को खरीदता है उसके लिए होती है। सेकेंड कॉपी डुप्लीकेट होती है, उस कंडीशन में इशू की जाती है जब गुड्स हमारा हैवी है और उसका ट्रांसपोर्टेशन किसी ट्रांसपोर्ट माध्यम से उसको हमें भेजना है। मान लीजिए मेरी सीमेंट का बिजनेस है और मेरा कोई दूर का कस्टमर सीमेंट मुझसे लेने आया, तो मैंने उसको ट्रैक्टर या ट्राली के माध्यम से सीमेंट भिजवा दिया, ट्रक के माध्यम से भिजवा दिया। तो यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है। सप्लाई में क्या एक ट्रांसपोर्टर एंटिटी है, तो इस ट्रांसपोर्टर को मैं डुप्लीकेट इनवॉइस इशू करूंगा।
ट्रिपल के जो इनवाइस होता है ये हमारे ऑफिस रिकॉर्ड के लिए होता है। ठीक है, तो टोटल इनवाइस इसके लिए हो गया, ये हो गया पहला जो है हो गया हमारा बायर के लिए, दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टर के लिए, और तीसरा सप्लायर मतलब खुद मेरे बिजनेस के लिए हो गया। अगर हम कोई सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, हम किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, तो सिर्फ वहां पर 2 ही इनवाइस इशू करने का प्राविधान है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं होती। एक ओरिजिनल इनवाइस हो गया और दूसरा डुप्लीकेट इनवाइस हो गया। एक मिनट जरा सा आप लोग होल्ड करें। समाधान वाले पढ़ा रहे थे, हम लोग का समाधान वाले जो हम लोग इसी एक्टिव करते हैं। हाँ, समाधान वाले में आप लोग पता नहीं क्लास ये पूरा करें विस्तार से। तो मैंने आपको बताया कि टोटल जो है इनवाइस कितने हो गए, 2, डीलर कितने हो गए, 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है 2 इनवाइस हो गए। बिल कितना इशू करना है, 3। अगर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है तो 3 बिल, ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व नहीं है तो सिर्फ 2 बिल, ओरिजिनल और डुप्लीकेट। जो भी मन में डाउट्स आ रहे हैं आप उसको जो है क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं। तो क्लास के एंड में मैं आपको माइक्रोफोन इनेबल करने का ऑप्शन दूंगा, एक एक बच्चा वहां पर अपना माइक्रोफोन इनेबल करके अपने क्वेश्चन को पूछे। साथ में वीडियो का भी ऑप्शन है, वीडियो के ऑप्शन को भी इनेबल किया जाएगा। मोस्टली कल या परसों की क्लास से आप फेस टू फेस क्लास देख पाएंगे, तब तक नेटवर्क हमारा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई के बारे में जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और जो टेस्ट में आप लोगों को दिया गया था, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है बिजी में किसी भी रो को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो किसी भी रो को डिलीट करना है तो F9 की, बिलिंग आप जब एंट्री कर रहे हैं परचेज के सेल्स की, कुछ भी अगर आपको डिलीट करना है, एवरीथिंग, कोई भी लाइन पर्टिकुलर डिलीट करना है तो आप वहां पर F9 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, बीसी में किसी वाउचर को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। किसी पूरे वाउचर को डिलीट करना तो उसकी शॉर्टकट की होती है F8। ठीक है, तो F8 एक ऐसी की है जिसके थ्रू हम किसी वाउचर को डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। विजय में किसी नए मास्टर को क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो कोई भी नया मास्टर हम F3 से क्रिएट करते हैं। चलिए इन तीनों चीजों का मैं एक प्रैक्टिकल आपको दिखा दे रहा हूं कि हाँ कि F8 क्या है, F9 क्या है, इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पे कंपनी को मैंने ओपन कर लिया है। कंपनी को ओपन करते ही ये देखिए 22 जून का जो बैकअप मैंने आज रिस्टोर किया था वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल मेरी पुरानी कंपनी हो गई और श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल 22 जून ये आज की नई कंपनी हो गई। और हर कंपनी को पहचानने का भी तरीका है। आप कंपनी को पहचानने के लिए यहाँ कंपनी नंबर दे रखा है, कंपनी नंबर 1, कंपनी नंबर 2, इस तरीके से। लाइव क्लास में रिकॉर्डिंग अगर बहुत आवाज बहुत क्लियर नहीं हो रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, रिकॉर्डिंग डाउनलोड आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग को जितनी बार चाहे उतनी बार प्ले करके देख सकते हैं, आवाज को बार बार सुन सकते हैं, जो चीजें अच्छी लगे उसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इससे पढ़ाई की क्वालिटी रेगुलर क्लास से भी अच्छी हो सकती है। ठीक है, चलिए मैंने अपनी पुरानी कंपनी को ओपन कर लिया। यहाँ 3 चीजों का प्रैक्टिकल मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैंने यूजर नेम लगा दिया RAM, पासवर्ड भी लगा दिया मैंने RAM। ठीक है, कंपनी आपकी ओपन हो गई है। किसी पुरानी ट्रांजैक्शन को ले ले रहे हैं, F9 से मैंने परचेज ओपन कर लिया, मॉडिफाई पर गए, किसी पुराने बिल को सेलेक्ट कर लिया, बिल सेलेक्ट होकर आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब किसी भी लाइन को मिटाना है तो सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से F9 बटन दबाएं तो डिलीट हो जाएगा। दूसरी चीज, लैपटॉप पर प्रैक्टिकल करते समय आपको दिक्कत ही आती है, कभी कभी F9 दबाते हैं तो काम नहीं करता है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कीबोर्ड में जो F9 की है, कीबोर्ड में जो Fn की है उसके साथ जब आप F9 प्रेस करेंगे तब वो चीज वर्क करे। ठीक है, हम आपको बेसिक कंप्यूटर में पढ़ाए हैं पहले कि हमारे कंप्यूटर में 12 फंक्शन की होती है। कौन कौन सी, F1, F2, F3, F4 से लेके F12 तक की 12 फंक्शन की हैं। क्लियर है, 12 फंक्शन की में जो F1 और F2 का रोल होता है उन सबको रोल लाने के लिए अगर लैपटॉप है तो हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं F12।
EFN का इस्तेमाल। किसी पूरे वाउचर को डिलीट करना है तो यहाँ पर देखेंगे डिलीट के लिए फेट दे रखा है, या फेट करेंगे पूछेगा क्या पूरा वाउचर डिलीट करना है, यस कर देंगे तो पूरा डिलीट हो जाएगा। तीसरी चीज, किसी भी नए चीज को क्रिएट करने के लिए F3 का इस्तेमाल करते हैं। मास्टर का मतलब होता है एवरीथिंग, चाहे आपको स्टॉक का ग्रुप बनाना हो, आइटम का ग्रुप बनाना हो, अकाउंट्स का ग्रुप बनाना हो, लेजर बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो सबके शॉर्टकट की क्या F3, यानी एक ऐसी दवा जो हर मर्ज में काम आ रही है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो वही एक दवा है हमारी F3 बिजी के लिए। जैसे F3 दबाएंगे एक नई स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी और यहाँ पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं, आइटम भी बना सकते हैं, स्टॉक का ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ये हो गया कल जो टेस्ट आपको ऑनलाइन दिया गया था उस टेस्ट का सोल्यूशन। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अब है बारी क्वेश्चन आंसर की। अब आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपने माइक्रोफोन को इनेबल करें, जो डाउट्स आ रहे हैं उसको पूछें, जिसको इसको डाउट आ रहा है वो एक एक करके अपने क्वेश्चन को पूछे और उसका आंसर दिया जाए। बताएं। अगर आवाज से क्वेश्चन पूछने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं। पुअर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से साउंड आपका अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मैंने सबको भी म्यूट करके रखा है। चलिए अभी पुरानी टेक्निक पर ही हम लोग चलते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है आप टाइप करके पूछें, क्योंकि अभी उतना बेहतर नेटवर्क नहीं है कि साउंड और एक साथ नेटवर्क के थ्रू ट्रेवल कर सके। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है अपने ऐप्स में, जो ऐप्स आपके स्मार्टफोन पे चल रहा है उस ऐप्स पर आए, ऐप्स को ओपन करने के बाद जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बोलें और उसका जवाब दिया जाए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन डाउट्स रह जा रहे हैं तो ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं वहां से पूछें। उसके बाद जो तीसरा सबसे बेस्ट सपोर्ट का तरीका है वो एनीडेस्क पर है। एनीडेस्क अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, कनेक्ट करें और मुझसे अपनी आईडी शेयर करें, मैं उसको ऑनलाइन चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो भी डाउट्स आते जा रहे हैं आप पूछते जाएं एक एक करके। और प्लीज आप लोग क्लास के दौरान कभी भी फोन मत करें, ठीक है। जब जिस समय क्लास चल रही है जो भी दिक्कत आ रही है आप मैसेज में टाइप करें, बट उस टाइम आप लोग फोन ना करें, क्योंकि उस टाइम फोन मेरे पास रहता तो है बट मैं फोन उठाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे क्लास में बेहतर पढ़ाना रहता है। चलिए आज की क्लास अब हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आज शाम को एक आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए लिंक शेयर किया जाएगा और वहां पर आए और एक बार आप दोबारा टेस्ट दें। जितना अधिक टेस्ट देंगे उतना ही अच्छा नॉलेज इंप्रूव होगा, और हर टेस्ट के बाद टेस्ट को सॉल्व करने की क्लास बनाई जाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीजें समझ में आए। बिजी का भी नोट्स प्रिपेयर किया जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, धैर्य रखे रहें। तब तक आप वीडियो ट्यूटोरियल से पढ़ें, नोट्स भी जल्दी आपको शेयर किया जाएगा। चौथी अच्छी बात आपके लिए ये है कि पूरी क्लास खत्म होने के बाद पूरे क्लास के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके आपको डीवीडी गिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां से आप उसको रिपीट करके बार और बार कई बार देख सकते हैं बगैर किसी नेटवर्क के। ठीक है, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें।